हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। जानते रहिएगा यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जा रहे हैं, जानते रहिएगा, चाहे आप एलएलबी के लिए आपने अप्लाई कर रखा हो या आप अप्लाई करने वाले हैं, या फिर आप बीए एलएलबी के लिए अप्लाई किया है या फिर अप्लाई करने वाले हैं। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी को आप बिलोंग करते हो, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया है, ये सभी के लिए ओवरऑल जो होता है हमारा ये कॉमन टॉपिक होता है, जिससे हर वर्ष आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ पे हम वन बाई वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विवाद्यक तथ्यों एवं सुसंगति तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा तो किस कंडीशन में दिया जा सकेगा। देखिए, ऑप्शन ए में है जो अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए हैं, या फिर ऑप्शन बी जो तथ्यों से संबंधित हो, या फिर ऑप्शन सी किसी का भी, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जो ऊपर तीनों कंडीशन दिए गए हैं सभी। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, विवाद्यक तथ्यों एवं सुसंगति तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। कब दिया जा सकेगा, किस कंडीशन में, जो अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए हैं। इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहां ए को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है विवादात्मक तथ्य का, ऑप्शन बी में है सुसंगत तथ्यों का, ऑप्शन सी में है उपरोक्त दोनों का, मतलब विवादात्मक या फिर सुसंगत दोनों का, और ऑप्शन डी में है किसी का भी, मतलब वो किसी भी कैटेगरी का, किसी भी एरिया को बिलोंग करता हो। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, क्वेश्चन कह रहा था किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो जानते रहिएगा जिन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है वो है विवादात्मक तथ्य और सुसंगत तथ्य दोनों। इसलिए हम यहां ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निश्चायक सबूत होते हैं तो कौन से होते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में है विधि की अखंडनीय उपधारणाएं, ऑप्शन बी में है विधि की खंडनीय उपधारणाएं, या फिर ऑप्शन सी में है खंडनीय एवं निश्चायक उपधारणा, या फिर ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें, हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, निश्चायक सबूत जो होते हैं वो होते हैं विधि की अखंडनीय उपधारणाएं। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को यहां क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य विधि की आधारशिला कही जाती है तो कौन सी धारा साक्ष्य विधि की आधारशिला कही जाती है। देखिए, ऑप्शन ए में है धारा 5, ऑप्शन बी में है धारा 4, ऑप्शन सी में है धारा 3 और ऑप्शन डी में है धारा 6। तो जानते रहिए साक्ष्य विधि की जो आधारशिला कही जाती है वो कही जाती है धारा 5 को। धारा 5 आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुसंगत तथ्य हैं तो सुसंगत तथ्य कौन से होते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में है विवादात्मक तथ्य, या फिर ऑप्शन बी में है संभावित तथ्य, या फिर ऑप्शन सी में है असंभावित तथ्य, और ऑप्शन डी में है विवादात्मक तथ्य की संभावित या असंभावित बनाने वाले। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें, हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, सुसंगत तथ्य जो होते हैं वो होते हैं विवादात्मक तथ्य की संभावित या असंभावित बनाने वाले। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को यहां पे हम क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेस जेस्टे का सिद्धांत आधारित है। जो रेस जेस्टे सिद्धांत है ये किस पर आधारित है। देखो, ऑप्शन ए में है एक ही समव्यवहार के भाग के तथ्य, या फिर ऑप्शन बी में है भिन्न भिन्न समव्यवहार के भाग के तथ्य, या ऑप्शन सी में है समव्यवहार का हर एक भाग संबंधित नहीं होना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, रेस जेस्टे का सिद्धांत जो आधारित है वो है एक ही समव्यवहार के भाग के तथ्य, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहां ए को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है। तो देखो, ऑप्शन ए में है हेतु, ऑप्शन बी में है तैयारी दर्शाने वाले, ऑप्शन सी में है गठन तैयारी का, ऑप्शन डी में है कार्य। तो जानते रहिए क्वेश्चन कह रहा है कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, कार्य जो होता है ये सुसंगत नहीं है तथ्य, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जानी चाहिए। देखो, ऑप्शन ए में है पुलिस, ऑप्शन बी में है मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी में है किसी भी व्यक्ति, और ऑप्शन डी में है जिलाधिकारी। तो जानते रहिएगा हमारा सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, शिनाख्त परेड जो ली जानी चाहिए वो ली जानी चाहिए जिलाधिकारी द्वारा, और जिलाधिकारी है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है संस्कृति को अपवर्जित करने के लिए आवश्यक है कि, तो क्या आवश्यक होता है? संस्वीकृति का मतलब होता है कि कोई भी बात स्वयं स्वीकारना, कोई चीज कमिट करना। देखिए ऑप्शन ए में है संस्वीकृति पुलिस ऑफिसर को की जाए, या फिर ऑप्शन बी में है संस्वीकृति मजिस्ट्रेट को की जाए, या फिर ऑप्शन सी में है संस्वीकृति किसी भिन्न व्यक्ति को की जाए, या फिर ऑप्शन डी में है संस्वीकृति न्यायालय के समक्ष की जाए। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, संस्वीकृति पुलिस ऑफिसर को की जाए, ये जो होता है ये संस्कृति को अपवर्जित करने के लिए आवश्यक तत्व है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ ए को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है जमानती अपराध से अभिप्राय है, तो जमानती अपराध से क्या अभिप्राय होता है? देखो ऑप्शन ए में है अभियोग के लिए समयावधि का निर्धारण, या फिर ऑप्शन बी में है जो प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया हो, या फिर ऑप्शन सी में है द्वितीयक अनुसूची में प्रदर्शित अपराध, या फिर ऑप्शन डी में है जो जमानती अपराध से मिला कोई अपराध हो। तो जानते रहिएगा हमारा इन चारों की बात करो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, जमानती अपराध से अभिप्राय होता है जो प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया हो, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ बी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है पुलिस रिपोर्ट से क्या अभिप्राय है? तो देखिए ऑप्शन ए में है आरोप पत्र 60 दिन के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत कर देने से, ऑप्शन बी में है संहिता की धारा 173(2) के अंतर्गत की गई कार्यवाही, या फिर ऑप्शन सी में है संहिता की धारा 154 के अंतर्गत लिखित एफआईआर, या फिर ऑप्शन डी में है उपरोक्त कोई नहीं। तो जानते रहिएगा पुलिस रिपोर्ट से जो अभिप्राय होता है वो होता है संहिता की धारा 173 के 2 के अंतर्गत कार्यवाही, और जो किया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सीआरपीसी की कौन सी धारा व्याख्यात्मक खंड है? तो देखिए ऑप्शन ए में है सेक्शन 2, ऑप्शन बी में है सेक्शन 4, ऑप्शन सी में है सेक्शन 6 और ऑप्शन डी में है सेक्शन 8। तो जानते रहिएगा सीआरपीसी की जो धारा व्याख्यात्मक जो खंड है वो है सेक्शन 2 और सेक्शन 2 आया है देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अधिक से अधिक कितने वर्ष की कारावास की सजा दे सकता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है 3 वर्ष तक की, ऑप्शन बी में है 2 वर्ष तक की, ऑप्शन सी में है 7 वर्ष तक की, और ऑप्शन डी में है आजीवन कारावास। तो जानते रहिएगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिक से अधिक जो कारावास की सजा दे सकता है वो दे सकता है मैक्सिमम 7 वर्ष तक की, और 7 वर्ष है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? देखिए ऑप्शन ए में है सेक्शन 120, ऑप्शन बी में है सेक्शन 125, ऑप्शन सी में है सेक्शन 130 और ऑप्शन डी में है सेक्शन 124 का डब्ल्यू। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है सेक्शन मतलब धारा 125 में किया गया है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ बी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है? देखिए ऑप्शन ए में है हिंदू महिला, ऑप्शन बी में है तलाकशुदा मुस्लिम महिला, ऑप्शन सी में है तलाकशुदा इद्दत की अवधि गुजार रही मुस्लिम महिला, और ऑप्शन डी में है जारता की दोषी व्यक्ति। तो जानते रहिएगा हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, तलाकशुदा मुस्लिम महिला जो होती है ये भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ बी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है मजिस्ट्रेट किन दशाओं में अपराध का संज्ञान नहीं लेता? देखिए ऑप्शन ए में है परिवादवाद, ऑप्शन बी में है पुलिस अधिकारी को कहने पर, ऑप्शन सी में है पुलिस रिपोर्ट पर, और ऑप्शन डी में है स्वयं की जानकारी पर। तो जानते रहिएगा यहाँ क्वेश्चन कह रहा है मजिस्ट्रेट किन दशाओं में अपराध का संज्ञान नहीं लेता है, तो इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी स्वयं की जानकारी पर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ डी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है परिवाद के प्रस्तुतिकरण पर सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? देखिए ऑप्शन ए में है समन जारी किया जाता है, ऑप्शन बी में है वारंट जारी किया जाता है, ऑप्शन सी में है साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए जाते हैं, और ऑप्शन डी में है आदेशिक जारी की जाती है। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, परिवादवाद के प्रस्तुतिकरण पर सबसे पहले जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो है साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए जाते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ सी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है परिवादी की अनुपस्थिति में अभियुक्त को
उन्मोचित किया जा सकता है किन मामलों में? तो देखिए ऑप्शन ए में है संज्ञेय मामलों में, ऑप्शन बी में है असंज्ञेय मामलों में, ऑप्शन सी में है मामला असमनीय हो, या फिर ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, परिवारवादी की अनुपस्थिति में अभियुक्त को उन्मोचित किया जा सकता है, और जो किस मामले में? तो वो मामला होना चाहिए असंज्ञेय मामला, और असंज्ञेय है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है समन मामले में अधिकतम दंड की व्यवस्था है। तो जो समन मामले हैं उसमें अधिकतम दंड की कितने वर्ष की व्यवस्था की गई है? देखो ऑप्शन ए में है 2 वर्ष तक की कारावास, ऑप्शन बी में है 7 वर्ष तक का कारावास, ऑप्शन सी में है 5 वर्ष तक का कारावास, और ऑप्शन डी में है 3 वर्ष तक का कारावास। तो जानते रहिएगा समन मामले में अधिकतम दंड की जो व्यवस्था की गई, जो प्रावधान है वो मैक्सिमम है 2 वर्ष तक का कारावास, और 2 वर्ष है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निशुल्क विधिक संहिता का प्रबंध किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो देखिए ऑप्शन ए में है सेक्शन 300, ऑप्शन बी में है सेक्शन 305, ऑप्शन सी में है सेक्शन 304, ऑप्शन डी में है सेक्शन 302। तो जानते रहिए क्वेश्चन कह रहा है निशुल्क विधिक संहिता का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो जानते रहिएगा जिस धारा के अंतर्गत निशुल्क विधि संहिता का प्रबंध किया गया है वो धारा है 304, और 300 धारा 4 देखिए है ऑप्शन नंबर सी में सेक्शन 304, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नेमो डेप्ट लीज वैक्सरे प्रोकोडेम सूक्ति का अर्थ है। जो ये सूक्ति है इसका क्या अर्थ है? देखो ऑप्शन ए में है किसी व्यक्ति को एक कारण के लिए दोबारा संकट में नहीं डाला जाएगा, ऑप्शन बी में है उसी अपराध के लिए दोबारा विचारित या दंडित किया जाएगा, या फिर ऑप्शन सी में है दोहरे दंड से संरक्षण, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा नेमो डेप्ट लीज वैक्सरे प्रोकोडेम सूक्ति का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर ए, किसी व्यक्ति को एक कारण के लिए दोबारा संकट में नहीं डाला जाएगा, मतलब एक ही जुर्म के लिए किसी को 2-2 बार सजा नहीं दी जाएगी, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ ए को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है शमनीय, जिसे आप इंग्लिश से कंपाउंडेबल भी कहते हैं, अपराधों का वर्णन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो देखो ऑप्शन ए में है धारा 320 मतलब सेक्शन 320, ऑप्शन बी में है सेक्शन 321, ऑप्शन सी में है सेक्शन 482, और ऑप्शन डी में है धारा या फिर सेक्शन 401। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा इन चारों में वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, शमनीय या फिर कंपाउंडेबल अपराधों का वर्णन जिस धारा में किया गया है वो है धारा 320, और धारा 320 है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अवमान का अपराध किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो देखिए ऑप्शन ए में है सेक्शन 340, ऑप्शन बी में है सेक्शन 345, ऑप्शन सी में है सेक्शन 350, ऑप्शन डी में है सेक्शन 360। तो जानते रहिएगा अवमान का जो अपराध जिस धारा के अंदर दंडनीय है वो धारा है 345, और धारा 345 सेक्शन 345 है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अग्रिम जमानत नहीं लागू होती है। तो देखिए ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी में है दिल्ली में, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र में, और ऑप्शन डी में है केरल में। तो जानते रहिएगा अग्रिम जमानत जो लागू नहीं होती है वो नहीं होती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जमानती अपराधों में जमानत पर रिहा होना क्या होता है? देखिए ऑप्शन ए में है अभियुक्त का अधिकार है, या फिर ऑप्शन बी में है अभियुक्त का अधिकार नहीं है, या फिर ऑप्शन सी में है पुलिस के विवेक पर है, या फिर ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा अगर कोई ऐसा अपराध जिसमें जमानती अपराध है, जिसमें जमानत मिल जाती है, अगर कोई ऐसा अपराध कोई करता है तो जानते रहिएगा जो ये रिहा होने के लिए जो जमानत के लिए अप्लाई करता है ये अभियुक्त का एक अधिकार होता है, और अधिकार की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निर्णय की भाषा होती है, जो निर्णय की जो भाषा होती है वो कौन सी भाषा होती है? देखो ऑप्शन ए में है अंग्रेजी में, ऑप्शन बी में है हिंदी में, ऑप्शन सी में है उर्दू में, ऑप्शन डी में है न्याय की भाषा में। तो जानते रहिएगा निर्णय की जो भाषा होती है वो किसी भाषा में नहीं होती, बल्कि उसकी जो भाषा होती है उसको न्याय की भाषा कहा जाता है, फिर चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में, उर्दू में हो, इससे कोई मतलब नहीं होता, वो न्याय की भाषा कही जाती है, और न्याय की भाषा की बात है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस श्रेणी के सदस्य मंत्री परिषद में होते हैं? देखो ऑप्शन ए में है कैबिनेट
स्तर के मंत्री, ऑप्शन बी में है राज्य स्तर के मंत्री, ऑप्शन सी में है उप मंत्री और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी श्रेणी के मंत्री। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, उपरोक्त सभी श्रेणियों के जो मंत्री होते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री जो होते हैं, ये सभी के सभी जानते रहिएगा सदस्य मंत्रिपरिषद के होते हैं। इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ डी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाने से उस पद पर निर्वाचन कितने समय के भीतर अनिवार्य है। तो देखो ऑप्शन ए में है 30 दिन के भीतर, ऑप्शन सी देखिए बी में है 6 माह के भीतर, ऑप्शन सी में आया है देखिए 1 वर्ष के भीतर, ऑप्शन डी में है 3 माह के भीतर। तो जानते रहिएगा राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाने से उस पद पर जो निर्वाचन होने का जो समय होता है, अनिवार्य होता है, वो होता है 6 माह। जानते 6 माह के भीतर भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए और 6 माह की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस स्थिति में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। देखो ऑप्शन ए में है राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी में है राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, ऑप्शन सी में है राज्यपाल की रिपोर्ट पर अथवा वह स्वयं संतुष्ट हो जाए कि राज्य सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के आधार पर नहीं चलाई जा सकती, या फिर ऑप्शन डी में है राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, राष्ट्रपति जिन परिस्थिति में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर सकता है, वो जो कंडीशन होती है वो होती है राज्यपाल की रिपोर्ट पर अथवा वह स्वयं हो या उसे स्वयं ये इस बात की संतुष्टि हो जाए कि राज्य सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के आधार पर नहीं चलाई जा सकती, जो राज्य की सरकार है या राज्य की जो व्यवस्था है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा, हम सी नंबर को राइट आंसर मान लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है मार्च 1988 में संविधान में 59वां संशोधन हुआ है, बताइए इसका संबंध किस बात से है। तो देखो ऑप्शन ए में है आंतरिक गड़बड़ियों की स्थिति में समस्त पंजाब या उसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, इससे संबंधित है, या फिर ऑप्शन बी में है समस्त देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, या फिर ऑप्शन सी में है वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से किसी से भी संबंधित नहीं है। तो जानते रहिएगा मार्च 1988 में संविधान में 59वां जो संशोधन हुआ था, इसका जो संबंध था वो इस बात से था कि आंतरिक गड़बड़ियों की स्थिति में समस्त पंजाब या उसकी किसी भाग में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, और ये बात आई है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संसद के संविधान में 61वां संशोधन किया गया, और कब किया गया, देखिए डेट भी दी है दिसंबर 1988 में, जिसे आधे से अधिक राज्यों की भी स्वीकृति मिल चुकी है, बताइए उसका संबंध किस बात से है। ठीक ऑप्शन ए में है लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, या फिर ऑप्शन बी में आया है देखिए लोकसभा व विधानसभा के लिए मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, या फिर ऑप्शन सी में है विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष की गई है, या फिर ऑप्शन डी में है लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष की गई है। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, लोकसभा व विधानसभा के लिए मतदाताओं की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितना है या कितने वर्षों का होता है। देखो ऑप्शन ए में है 6 वर्ष का, ऑप्शन बी में है 4 वर्ष का, ऑप्शन सी में है 5 वर्ष का और ऑप्शन डी में है 2 वर्ष का। तो जानते रहिएगा लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्षों के लिए, और 5 वर्ष की बात आई है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सदस्य न रहते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है महान्यायवादी, जिसे आप अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, ऑप्शन बी में है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी में है नियंत्रक महालेखा परीक्षक और ऑप्शन डी में है उपराष्ट्रपति। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, महान्यायवादी, जिसे आप अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, ये लोकसभा का सदस्य न रहते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है तो कितनी है। देखिए ऑप्शन ए में आया है 525, ऑप्शन बी में है 542, ऑप्शन सी में आया है 544 और ऑप्शन डी में है 545। तो जानते रहिएगा वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो है 545 और 545 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को ऐसा कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है? तो देखो ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेना, ऑप्शन बी में है साधारण विधेयक को पारित करना, ऑप्शन सी में है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना और ऑप्शन डी में है वित्तीय विधेयकों पर विचार करना। तो जानते रहिए राज्यसभा को जो विशेष अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का महत्व घोषित करना, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में संशोधन द्वारा राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? देखो ऑप्शन ए में है जातीय आधार पर, ऑप्शन बी में है राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन सी में है क्षेत्रीय आधार पर और ऑप्शन डी में है सभी राज्यों को समानता के आधार पर। तो जानते रहिए राज्यसभा में संशोधन के द्वारा राज्यों को प्रतिनिधित्व का जो आधार दिया गया है वो दिया गया है राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, और जनसंख्या की बात है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? देखिए ऑप्शन ए में है मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करना, ऑप्शन बी में है घरेलू और वैदेशिक नीति निर्धारित करना, ऑप्शन सी में है संविधान में संशोधन करना, ऑप्शन डी में है नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करना। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, लोकसभा को जो शक्ति प्राप्त नहीं है वो है नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करना, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन किसके द्वारा निर्धारित है? देखिए ऑप्शन ए में है संसद, ऑप्शन बी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी में है प्रधानमंत्री। तो जानते रहिएगा लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन जो निर्धारित किया जाता है वो किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, और प्रधानमंत्री है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में है लोकसभा का अध्यक्ष। तो जानते रहिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो होता है लोकसभा का अध्यक्ष, और लोकसभा का अध्यक्ष ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? देखिए ऑप्शन ए में है संसद के दोनों सदन, ऑप्शन बी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है लोकसभा और ऑप्शन डी में है राज्यसभा। तो जानते रहिएगा लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्वाचन किया जाता है वो किया जाता है लोकसभा द्वारा, और लोकसभा के बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए ऑप्शन ए में है श्री अनंत शयनम अयंगर, ऑप्शन बी में है श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सी में है सरदार हुकुम सिंह और ऑप्शन डी में है श्री जीवी मावलंकर। तो जानते रहिएगा लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे श्री जीवी मावलंकर, और श्री जीवी मावलंकर ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों की व्यक्तिगत विधि को लागू करने की सुरक्षा प्रदान की गई, तो कहां पे प्रदान की गई? देखो ऑप्शन ए में है 1753 के चार्टर में, ऑप्शन बी में है 1853 के चार्टर में, ऑप्शन सी में है 1750 के चार्टर में, या फिर ऑप्शन डी में है 1752 के चार्टर में। तो जानते रहिएगा मुसलमानों की व्यक्तिगत जो विधि को लागू करने की जो सुरक्षा प्रदान की गई है वो की गई है 1753 के चार्टर में, और 1753 की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी हिंदू पत्नी द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बाद किसी भी विवाह की रस्म अदा करती है अगर इसके बाद, तो वह भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत द्विविवाह की दोषी होगी? तो देखिए ऑप्शन ए में है धारा 496, ऑप्शन बी में है धारा 449, ऑप्शन सी में है धारा 493 और ऑप्शन डी में है धारा 495। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, किसी हिंदू पत्नी द्वारा इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बाद किसी भी विवाह की रस्म अदा अगर वो करती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 496 के अंतर्गत द्विविवाह की दोषी होगी, और ये बात आई ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि की सिया विचार पद्धति द्वारा मान्य एक अस्थायी विवाह होता है, तो कौन सा होता है? देखो ऑप्शन ए में है मुता, ऑप्शन बी में है दुसान, ऑप्शन सी में है इद्दत और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा मुस्लिम विधि द्वारा सिया विचार पद्धति द्वारा मान्य एक अस्थायी जो विवाह होता है वो होता है दुसान, और दुसान देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
मुस्लिम विधि के अनुसार पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर है। जो प्रतिकर या जो उसके बदले जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखो ऑप्शन ए में है मुता, ऑप्शन बी में है मेहर, ऑप्शन सी में है दोनों ए तथा बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर या जो बदला जो है, बदला मतलब उसके बदले जो दिया जाता है, वो जो दिया जाता है उसे मेहर कहते हैं और मेहर है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मुस्लिम विधि के अनुसार मुबारत का अर्थ है। तो जो मुबारत होता है उसका क्या अर्थ होता है? देखो ऑप्शन ए में है पारंपरिक छुटकारा, ऑप्शन बी में है पारस्परिक छुटकारा, ऑप्शन सी में है अपारस्परिक छुटकारा, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिए कि मुस्लिम विधि के अनुसार मुबारत का जो अर्थ होता है वो होता है पारस्परिक छुटकारा, और पारस्परिक छुटकारा की बात ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मुस्लिम विधि के अनुसार या मुस्लिम विधि के द्वारा जब कोई पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाए किंतु आरोप झूठा हो तो वहां पत्नी का अधिकार हो जाता है। तो क्या पत्नी का अधिकार हो जाता है? देखो ऑप्शन ए में है विवाह विच्छेद कर ले, ऑप्शन बी में है विवाह करने से मना कर दे, ऑप्शन सी में है विवाह से मुकर जाए, या फिर ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा मुस्लिम विधि के अनुसार जब कोई पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाए कि तो आरोप झूठा हो, तो जानते रहिएगा वहां जो पति पत्नी का जो अधिकार होता है वो ये होता है कि वो विवाह विच्छेद कर सकती है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर को क्लिक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है धर्म त्याग का विवाह पर प्रभाव मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की किस धारा में है? देखो ऑप्शन ए में है धारा 4, ऑप्शन बी में है धारा 5, ऑप्शन सी में है धारा 3 और ऑप्शन डी में है धारा 4 एवं 3 दोनों। तो जानते रहिएगा धर्म त्याग का विवाह पर प्रभाव मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 का जो धारा है वो है धारा 4, और धारा 4 आया है देखो ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मुस्लिम विधि के अनुसार भरण पोषण का अरबी पर्याय है। तो जो अरबी जो है उसका पर्याय जो है सिनोनिम्स वो क्या होता है? देखो ऑप्शन ए में है सबक, ऑप्शन बी में है नफक, ऑप्शन सी में है रफक और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा भरण पोषण का जो अरबी पर्याय होता है वो होता है नफक, और नफक की बात देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वसीयत किए जाने के समय सुन्नी विधि के अंतर्गत वसीयतदार का होना जरूरी है। तो वसीयतदार जो होना है उसका होना क्या जरूरी होता है? देखो ऑप्शन ए में है अस्तित्व में उसे होना जरूरी है, ऑप्शन बी में है प्रत्यक्ष में होना उसका जरूरी है, या फिर ऑप्शन सी में अप्रत्यक्ष में होना उसका जरूरी है, या फिर ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा वसीयत किए जाने के समय सुन्नी विधि के अंतर्गत वसीयतदार का जो होना जरूरी होता है वो होता है अस्तित्व में उसका होना जरूरी है, और अस्तित्व की बात आई ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सिया विधि के अंतर्गत वसीयतकर्ता के मरने से पहले उसका होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? देखो ऑप्शन ए में है उसका अस्तित्व में होना चाहिए, ऑप्शन बी में है उसका अनस्तित्व में होना चाहिए, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिए सिया विधि के अंतर्गत वसीयत करना के मरने से पहले उसका अस्तित्व में होना जरूरी है, और इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ ए को क्लिक कर देंगे क्योंकि ए में अस्तित्व की बात की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत भरण पोषण के एक पक्षीय आदेश को निरस्त करा सकते हैं? तो देखो ऑप्शन ए में है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी में है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 126 के अनुसार, या फिर ऑप्शन सी में है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 126 की 2, या फिर ऑप्शन डी में है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 124। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हां, दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 126 का जो 2 है इसके तहत भरण पोषण के एक पक्षीय आदेश को निरस्त करा सकते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ सी को क्लिक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में स्थानीय विधि का वर्णन किया गया है? तो देखो ऑप्शन ए में है भारतीय दंड संहिता की धारा 42 में, या फिर ऑप्शन बी में है भारतीय दंड संहिता की धारा 45 में, या ऑप्शन सी में है भारतीय दंड संहिता की धारा 46 में, या फिर ऑप्शन डी में है भारतीय दंड संहिता की धारा 48 में। तो जानते रहिएगा
भारतीय दंड संहिता की जिस धारा में स्थानीय विधि का वर्णन किया गया है वो है धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 42, और 42 की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सीआरपीसी की धारा 116 क्या दर्शाती है? तो सीआरपीसी की धारा या फिर आप कहें भारतीय दंड संहिता की धारा 116 क्या दर्शाती है? देखिए ऑप्शन ए में है न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया, या फिर ऑप्शन बी में है इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच। इत्तला मतलब जो सूचना आई है उस सूचना सही है गलत है इसके बारे में जांच ये दर्शाती है, या फिर ऑप्शन सी में है समन का मामला, ऑप्शन डी में है वारंट मामला। तो जानते रहिएगा सीआरपीसी की धारा या भारतीय दंड संहिता की धारा जो 16 है वो दर्शाती है इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच, और ये बात आई है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सीआरपीसी सेक्शन 125 का क्या अर्थ है? मतलब जो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 125 है उसका क्या अर्थ होता है? देखो ऑप्शन ए में है पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, या फिर ऑप्शन बी में है बंध पत्र के लिए प्रतिभूति, और ऑप्शन सी में है अलग रहने के लिए, और ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा सीआरपीसी सेक्शन 125 मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा जो 125 है इसमें जो इसका जो अर्थ होता है वो होता है पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश इसमें किया गया है, इसलिए हम यहां ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 44 का क्या अर्थ है? तो देखो ऑप्शन में है जुलूस, ऑप्शन बी में है सामूहिक प्रशिक्षण के लिए, ऑप्शन सी में है न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति, या ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो जानते रहिएगा भारतीय दंड संहिता की जो धारा की जो प्रक्रिया जो संहिता की जो धारा 44 है उसका जो अर्थ होता है वो होता है न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की जो शक्ति है ये इसमें विदित की गई है, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी होगा हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब लागू हुआ था? तो देखो ऑप्शन ए में है 1 जनवरी 1974, ऑप्शन बी में है 24 जनवरी 1974, ऑप्शन सी में है 25 जनवरी 1974, या फिर ऑप्शन डी में है 1 अप्रैल 1974 को। तो जानते रहिएगा भारतीय दंड संहिता की जो भारतीय दंड संहिता जो थी 1973 ये जो लागू हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1974, और 1 अप्रैल 1974 है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत पूछताछ किसके द्वारा की जाती है? तो देखो ऑप्शन ए में है केवल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी में है पुलिस अधिकारी, ऑप्शन सी में है सत्र न्यायालय, और ऑप्शन डी में है मजिस्ट्रेट या अदालत। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जी हां, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत पूछताछ जिसके द्वारा की जाती है वो है मजिस्ट्रेट या अदालत, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहां पे डी को क्लिक कर देंगे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है शर्त का अर्थ है। तो जो मुस्लिम विधि के अनुसार शर्त का क्या अर्थ होता है? देखिए ऑप्शन ए में है बंधन, ऑप्शन बी में है अनुबंध, ऑप्शन सी में है अनुभव, और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा मुस्लिम विधि के अनुसार शर्त का जो अर्थ होता है वो होता है अनुबंधन, और अनुबंध आया है देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी आपको यहाँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।